हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज राउगी और आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली सीए में इंटर के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने दिसंबर 2023 में एग्जाम दिए थे, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो 2023 दिसंबर 2023 में सीए में इंटर का जो पेपर नंबर 10 था, कॉस्ट एंड एफएम, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज पर सिलेबस 2016, आज हम उसका फुल डिटेल में सॉल्यूशन आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ लीजिए, क्योंकि इस तरीके की जो सजेस्टेड आंसर सीरीज है वो हम हमेशा एग्जाम के बाद आपके लिए लेकर आते हैं। इसी तरीके से जून 2024 में जिन भी बच्चों के एग्जाम है उनके लिए फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से हम रिवीजन सीरीज लेकर आने वाले हैं और फ्री टेस्ट सीरीज कंडक्ट करने वाले हैं। तो फ्री टेस्ट सीरीज के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ज्वाइन करके छोड़ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सर, जैसा कि हमें पता है 3 घंटे का हमारा पेपर होता है, 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है और ये जो पेपर है इसके 2 पार्ट होते हैं, क्योंकि इसमें एक पार्ट होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एक पार्ट था आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो आपका जो पेपर है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पार्ट बी में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50-50 मार्क्स दोनों की वेटेज होती है, 50-50%। अकॉर्डिंगली पैटर्न भी आपका सेम रहता है। जैसे कि मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करूं तो दो सेक्शन में इसको बांट दिया गया, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सर, जो सेक्शन 1 था उसमें आपसे एमसीक्यू मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स पूछे गए थे और सेक्शन 2 में आपको 4 क्वेश्चन गिवन थे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। एक बार दिखा देता हूं। सेक्शन 1 में आपको एक एक नंबर के 6 एमसीक्यू दिए गए, एक एक नंबर के 4 मैच द फॉलोइंग दिए गए और एक एक नंबर के 4 ट्रू फॉल्स दिए गए। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 दिए गए, 4 क्वेश्चन, लेकिन इसमें से आपको केवल और केवल 3 अटेम्प्ट करने थे। सिमिलर पैटर्न आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चलता है। सिमिलर पैटर्न आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चलता है। पार्ट बी जो है इसमें भी 2 सेक्शन होते हैं, जिसको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 बोल दिया जाता है। सेक्शन 3 में एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन एमसीक्यू, एक एक नंबर के 4 मैच द फॉलोइंग और एक एक नंबर के 4 ट्रू फॉल्स दे दिए गए। देन आपको फिर 4 क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, जिसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। प्रैक्टिकल थ्योरी की मैं बात करूं तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 7 पूरा प्रैक्टिकल गिवन था, क्वेश्चन नंबर 8 पूरा प्रैक्टिकल गिवन था, क्वेश्चन नंबर 9 पूरा प्रैक्टिकल गिवन था। क्वेश्चन नंबर 10 हमेशा थ्योरी होता है, तो अगर आप चाहो तो इस थ्योरी क्वेश्चन को स्किप कर दो, क्योंकि आपको तो 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9, 8 और 7 अटेम्प्ट कर सकते थे। जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो तो कंपलसरी होता ही है। इसके पहले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पार्ट की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरी था, आप इसको स्किप कर सकते थे। इसके अलावा आप अटेम्प्ट कर सकते थे केवल प्रैक्टिकल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 पूरा प्रैक्टिकल था, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा प्रैक्टिकल था, क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा प्रैक्टिकल था। तो 2, 3 और 4 अटेम्प्ट करते तो पूरा प्रैक्टिकल आप अटेम्प्ट कर सकते थे और क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी होता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, 6 एमसीक्यू गिवन आपके पास एक एक नंबर के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फॉर द अटेनमेंट ऑफ द विजन एंड मिशन ऑफ द बिजनेस? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या ग्रीन अकाउंटिंग? सर, सी इज द करेक्ट आंसर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो एक बिजनेस के विजन और मिशन को अचीव करने के लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करता है। तो पॉइंट नंबर 1 का जो आंसर है दैट विल बी सी। अगर मैं यहां पे लिखूं आंसर नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 का आंसर सी। सेकंड पॉइंट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ रॉक्सी लिमिटेड इज 50% व्हाइल मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%। अगर सेल वॉल्यूम आपका 50 लाख है तो नेट प्रॉफिट क्या होगा? तो देखो, सिंपल सी बात यह है कि आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। एज पर क्वेश्चन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 40% और पीवी रेशियो अगर 50% है, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है
और पीवी रेशियो अगर आपका 50% है तो इसका मतलब जो प्रॉफिट होगा वो आपका 20% आएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी सेल्स का परसेंटेज होता है, पीवीआर भी सेल्स का परसेंटेज होता है, तो प्रॉफिट भी सेल का परसेंटेज ही होता है। क्वेश्चन ने कहा कि सेल्स हमारी 50 लाख रुपए की है, तो बताओ प्रॉफिट क्या होगा। तो प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी सेल 50 लाख रुपए होगी और 20% आपका प्रॉफिट है तो 10 लाख विल बी योर प्रॉफिट, 10 लाख रुपए आपका प्रॉफिट होगा। अगर ऑप्शन की मैं बात करूं, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन, ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद थर्ड एमसीक्यू भी आपको प्रैक्टिकल दे दिया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से। इन ए फैक्ट्री ऑफ बीएससी लिमिटेड वेयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ऑपरेटेड द बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट इज 5 रुपए। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है 5 रुपए। फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023 द एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इनकर्ड 40,000 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 9,000 यूनिट। एक्चुअल में आपने प्रोडक्शन किया 9,000 यूनिट का और एक्चुअल में आपके फिक्स्ड ओवरहेड के खर्चे आए 40,000 रुपए के, रिजल्टिंग इन ए फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस आया आपका 5,000 एडवर्स। क्वेश्चन आपसे बजटेड प्रोडक्शन जानना चाह रहा था। तो नॉर्मली अगर मैं अपने फॉर्मेट के हिसाब से बात करूं तो हम क्या किया करते हैं, हम कहते हैं सर बजटेड प्रोडक्शन होता है, बजटेड यूनिट्स होती है, जिसको आप बजटेड ओवरहेड के रेट से मल्टीप्लाई अगर कर लो तो आपके पास बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड आ जाते हैं, ऐसा ही कुछ होता है। और एक होता है एक्चुअल यूनिट्स जो आप बनाते हो, अगर उसको एक्चुअल ओवरहेड के रेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके एक्चुअल ओवरहेड के खर्चे आते हैं। देन अगर आप एक्चुअल यूनिट्स को ही बजटेड ओवरहेड के रेट से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपके पास रिकवर्ड ओवरहेड आ जाते हैं, राइट, ऐसा ही कुछ होता है। सर क्वेश्चन ने कहा कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड का रेट 5 रुपए है, मतलब ये 5 रुपए का रेट है, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा एक्चुअल ओवरहेड के हमारे खर्चे 40,000 के हैं, एक्चुअल ओवरहेड के मेरे खर्चे 40,000 के हैं। ये कब है, जब मैंने एक्चुअल में 9,000 यूनिट बनाई, जब आपने एक्चुअल में 9,000 यूनिट्स बनाई थी तो 45,000 रुपए आप रिकवर कर लोगे। आप चाहो तो ये एक्चुअल ओवरहेड का रेट निकाल के रख सकते हो, लेकिन इसकी कोई रेलेवेंसी है नहीं। 4.44। क्वेश्चन ने कहा वॉल्यूम वेरिएंस आया 5,000 एडवर्स। सर फिक्स्ड ओवरहेड के वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है रिकवर्ड ओवरहेड माइनस में बजटेड ओवरहेड। अब यहां पे आपके पास फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस तो क्वेश्चन में गिवन था 5,000 एडवर्स, रिकवर्ड ओवरहेड आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल थे यहां पे, दैट वाज 45,000, कैलकुलेशन से पता चल गए थे 45,000। तो यहां से आपको आपके बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पता चल गए थे। तो सर यहां से आपको पता चल गया था कि मेरे बजटेड ओवरहेड जो है वो 50,000 है। अगर आपके बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 50,000 है और 5 रुपए पर यूनिट का रेट है तो इसका मतलब नंबर ऑफ यूनिट जो होगी बजटेड दैट विल बी 10,000 यूनिट्स। 10,000 यूनिट विल बी फॉर फाइनल आंसर, बी विल बी योर फाइनल आंसर। 10,000 यूनिट्स विल बी योर फाइनल आंसर। पॉइंट नंबर 4 की अगर बात करें तो अगेन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लर्निंग कर्व में से, एन एम्प्लॉय ऑफ RON लिमिटेड टुक 100 मिनट्स टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट। सर पहली यूनिट को बनाने में 100 मिनट लगते हैं। द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी हैज 90% का लर्निंग कर्व है, तो बताओ हाउ मच शुड द सेकंड यूनिट टाइम। तो सेकंड यूनिट का टाइम क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करके बताना था। तो होता क्या है, यहां पे लिखी जाती है यूनिट्स, देन एवरेज टाइम पर यूनिट लिखा जाता है, जिसको मल्टीप्लाई करके टोटल टाइम आ जाता है। अगर आप एक यूनिट बनाते हो 100 मिनट लगते हैं, एवरेज टाइम भी 100 यूनिट है तो टोटल टाइम भी 100 है। तो आप 1 से 2 पे जब जाओगे डबल पे तो एवरेज टाइम पर यूनिट पे लर्निंग कर्व अप्लाई होता है, दैट इज 90%। तो 100 का 90% 90, लेकिन 90 एवरेज टाइम पर यूनिट है तो मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल टाइम कितना लगेगा 180। अगर एक में 100 लगते हैं, दो में 180, तो इसका मतलब जो सेकंड यूनिट है उसमें आपको 80 मिनट्स का टाइम यहां पे लगेगा। योर फाइनल आंसर विल बी 80 मिनट्स। ऑप्शन होगा आपका डी 80 मिनट्स।
इसके बाद आपको फिफ्थ और सिक्स जो है वो एमसीक्यू दे दिए, अगेन थ्योरी। पॉइंट नंबर 5, ट्रांसफर प्राइसेस आर नॉर्मली सेट फॉर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। बिल्कुल ठीक है सर, फिफ्थ पॉइंट का जो आंसर होने वाला है दैट विल बी ए। और लास्ट जो है सिक्स्थ वन, दैट इज जीरो बेस बस्टिंग is more suitably applicable to manufacturing activities, historical cost activities, service और support type activities या फिर discretionary cost area। D will be your final answer, discretionary cost area। तो ये 6 MCQ आपको पूछे गए एक एक नंबर में, 6 नंबर के लिए, बट इजी थे, बेसिक थे। नो डाउट आपको इन 6 MCQ को सॉल्व करने में 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, 10-12 मिनट, बट इजी थे। जैसे पास्ट जो 2 पेपर आए थे वो काफी ट्रिकी आ गए थे, उसके कंपैरिजन में इस बार का जो कॉस्ट ऑफ फंड का पेपर था एक नॉर्मल इजी पेपर आप कह सकते हो, बैलेंस्ड पेपर आप कह सकते हो। इसके बाद बी पार्ट में आपको एक एक मार्क्स के लिए 4 मैच द फॉलोइंग दिए गए। कॉलम 1 में 4 ही थे, बट कॉलम 2 में आपको 6 स्टेटमेंट गिवन है कंफ्यूजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉलम 1 में लिखा हुआ था पहला पॉइंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकंड परफॉर्मेंस बजट, थर्ड है गैंग वेरिएंस और फोर्थ आपका बीसीजी दैट इज बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। कॉलम 2 में लिखे हुए अराइजेस ड्यू टू चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। सर गैंग वेरिएंस जो होता है, अगर आप स्किल्ड वर्कर्स में चेंज कर देते हो नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स में, तो उसकी वजह से आपका मिक्स वेरिएंस गैंग वेरिएंस अराइज होता है। तो थर्ड पॉइंट को आप मैच कर सकते हो ए के साथ, थर्ड पॉइंट को आप मैच कर सकते हो ए के साथ। बी पॉइंट में लिखा हुआ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और पावर विच कैन अफेक्ट प्रोडक्शन, देखते हैं। इंडिकेटर ऑफ प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म ओवर ब्रेक इवन सेल्स। सर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेट को इंडिकेट करता है, तो इट इज द इंडिकेटर ऑफ प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म ओवर द ब्रेक इवन सेल्स। तो आप 1 को मैच कर सकते हो सी के साथ। नेक्स्ट है डी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इज प्री डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। तो सर परफॉर्मेंस बजट जो है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज प्री डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। परफॉर्मेंस बजट को आप मैच कर सकते हो डी के साथ। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस कर्व। सर एक्सपीरियंस कर्व, लर्निंग कर्व इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय द बीसीजी ग्रुप दैट इज बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। तो फोर्थ को आप मैच कर सकते हो ई के साथ। तो बी और एफ जो स्टेटमेंट है वो हमारे लिए यहां पे इररिलेवेंट थे। अगर मैं इसका भी आंसर यहां पे प्रेजेंट कर दूं, तो बी पार्ट जो था उसमें 4 मैच द फॉलोइंग थे, 1, 2, 3 एंड 4, जिसको आप मैच कर सकते थे सी, डी, ए, ई और ई, सी, डी, ए और ई। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सी था, 1 का सी पार्ट, उसमें आपको एक एक नंबर के 4 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दे दिया, आपको बताना था कि ट्रू है या फॉल्स है। पॉइंट नंबर 1, व्हेन देयर इज नॉट ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक द प्रॉफिट और लॉस अंडर अब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग विल बी इक्वल। सर देखो, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा तो अब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट इक्वल ही होगा, क्योंकि जो अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड होता है उसको तो आप लास्ट में जाके एडजस्ट कर ही देते हो। तो लास्ट में जाते जाते एडजस्टमेंट के बाद जो डिफरेंस बचता है प्रॉफिट में, वो केवल एक रीजन की वजह से, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। तो आप कह सकते हो अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं हुआ तो दोनों का प्रॉफिट सेम होगा। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड, ट्रांसफर प्राइसिंग कैन ऑलवेज बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। कहते हैं ट्रांसफर प्राइस कैन ऑलवेज बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, और जो फ्लक्चुएशन होते हैं वो कंसीडर नहीं किए जाते। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मार्केट प्राइस पे भी बेस्ड होते हैं, कॉस्ट पे भी बेस्ड होते हैं। तो वी कैन से दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, ए बजट मैनुअल इज ए डॉक्यूमेंट which only contain instruction regarding how actual expenditure will be compared with budgeted expenditure। ऐसा भी नहीं है, बजटेड मैनुअल केवल ये नहीं बताता कि भाई खर्चों को कैसे कंपेयर करना है, बजट कैसे बनाने हैं वो भी इसके अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या डेडलाइंस है, ये सारे डेटा भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ए फॉल्स स्टेटमेंट। लास्ट है, कंट्रीब्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड by either increasing the selling price per unit। सर ये सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है, और by decreasing the variable cost per unit।
सर अगर वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तो भी बढ़ेगा, और डूइंग बोथ, तो ऑफ कोर्स दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो यहां पे अगर मैं सी की बात करूं तो सी में भी आपको 4 यहां पे पॉइंट्स गिवन थे, 1 2 3 4, जिसमें फर्स्ट वन इज ट्रू, देन 2 आपके फॉल्स थे और लास्ट वन इज ट्रू। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 था। 644 14 मार्क्स की इसकी वेटेज थी, जिसको करने में आपको अप्रॉक्स में बात करूं एग्जाम में 20 मिनट्स के आसपास का टाइम लगना चाहिए था। मिलते आपको ज्यादा ही है, 14 इंटू 1.8, अप्रॉक्स आपको 25 मिनट्स मिलते हैं, बट मेरे हिसाब से 20 मिनट इसके लिए सफिशिएंट थे यहां पे। इसके बाद अगर आप सेक्शन 2 की तरफ आते हो तो सेक्शन 2 में आपको 4 क्वेश्चन दे दिए गए, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। बोला हर क्वेश्चन 12-12 नंबर का है, तो 36 का आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 14 का आप ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर चुके हो। और ये जो इसमें क्वेश्चन थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th प्रैक्टिकल थे, 5th वाज द थ्योरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो सर इसमें 2 पार्ट बना दिए गए, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए मार्जिनल कॉस्टिंग में से और पार्ट बी भी मार्जिनल कॉस्टिंग में से। तो वी कैन से सर क्वेश्चन नंबर 2 फुल्ली डेडिकेटेड टू मार्जिनल कॉस्टिंग था, 12 नंबर की वेटेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप सीवीपी रिलेशनशिप ऑफ एवीओएम लिमिटेड is described by the equation y is equal to rupee 2,40,000 plus 0.6x, जिसकी इक्वेशन का मतलब होता है कि y यहां पे टोटल कॉस्ट को इंडिकेट करता है, और ये जो होता है ये होता है a एक तरीके से फिक्स कॉस्ट को इंडिकेट करता है, 0.6 जो होता है वो इंडिकेट करता है वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शन को, और x जो होता है वो कहीं ना कहीं सेल्स रेवेन्यू को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन ने क्या बोला है देख भी लेते हैं। इन विच x रिप्रेजेंट सेल्स रेवेन्यू, एक्स जो है वो सेल्स रेवेन्यू को इंडिकेट करता है, मतलब सेल्स रेवेन्यू जो होगा उसका 60% विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट, और अगर 60% आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा तो बचा हुआ 40% विल बी योर पीवी रेशियो। एंड y इज द टोटल कॉस्ट, y जो है टोटल कॉस्ट को इंडिकेट करता है। टोटल कॉस्ट में 2 कॉस्ट आती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट एट द सेल्स रेवेन्यू, या वॉल्यूम भी आप कह सकते हो, रिप्रेजेंटेड बाई एक्स। एक्स जो है वो सेल्स रेवेन्यू है। क्वेश्चन की पहली डिमांड बड़ी ज्यादा सिंपल थी, पीवी रेशियो बताना है, तो ये जो 0.6 होता है ये वेरिएबल कॉस्ट रेशियो होता है, तो 40% विल बी योर पीवी रेशियो। आंसर नंबर 2 हेडिंग पुट करेंगे, आंसर नंबर 2A। पॉइंट नंबर 1, तो सर सिंपल सीधा सीधा आंसर मैं यहां पे लिख रहा हूं, पीवी रेशियो जो होगा वो 40% होगा। कैसे, दोबारा बता देता हूं। ये जो 0.6x है, तो ये 0.6 जो प्रोपोर्शन होता है ये वेरिएबल कॉस्ट के रेशियो को इंडिकेट करता है, 0.6 मतलब 60%, और जो बैलेंस होता है दैट इज पीवी रेशियो, तो 40%। सेकंड, व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू ब्रेक इवन फॉर द कंपनी। सर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करके देना है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये जो 2,40,000 है दैट इज द फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है, जिसमें a जो होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट को इंडिकेट करता है और जो b होता है वो वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शन को इंडिकेट करता है। तो 2,40,000 रुपए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है यहां पे, और 40% आपने पीवी रेशियो ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो 6 लाख रुपए आपकी यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। 6 लाख रुपए आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, सिंपल। और थर्ड पॉइंट, एनालाइज द सेल्स वॉल्यूम टू बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इनकम ऑफ 1 लाख। अगर मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो बताओ कितनी सेल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप सेल का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। सर फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 2,40,000, एज पर क्वेश्चन आपको 1 लाख रुपए का इनकम प्रॉफिट चाहिए, पीवी रेशियो चल रहा है आपका 40% का, तो दैट विल बी योर आंसर 8,50,000। 8.5 लाख रुपए की आप सेल करोगे तो आप 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लोगे। 6 नंबर के लिए छोटा सा आंसर था, सिंपल। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट दिया गया वो भी आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में से 6 नंबर की वेटेज के साथ ही दे दिया। पॉइंट नंबर बी, FOVA लिमिटेड, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सेल्स 24,000 फ्लावर वॉसेस
एवरी ईयर, जो गमले टाइप होते हैं उनको बोला गया। द डिटेल ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज गिवन बिलो। सेलिंग प्राइस 800 रुपए का है, वेरिएबल कॉस्ट 600 है, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 200 रुपए पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो 24 लाख, 8 लाख और 8 लाख। सर 24, 8, 32 और 8, 40 लाख रुपए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। क्वेश्चन की पहली डिमांड सिंपल है, असेस द ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ सेल। आपको ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी नंबर ऑफ यूनिट्स में बताना है। हेडिंग पुट करो जरा आंसर नंबर 2B। आंसर नंबर 2B, सबसे पहले अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना चाह रहे हो, वो भी स्पेसिफिकली क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यूनिट्स में, तो फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल मैंने यहां पे कर दिया था, दैट इज 40 लाख। 40 लाख रुपए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका 800 माइनस 600, 200 रुपए का आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। 200 रुपए पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, तो 40 लाख डिवाइडेड बाई 200, सर 20,000 यूनिट बनाकर बेच लो, आपको आपका ब्रेक इवन पॉइंट पता चल जाएगा। साथ के साथ क्वेश्चन कहते हैं सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बता देना, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट हटा दो। एज पर क्वेश्चन की पॉइंट नंबर 1 लाइन कहती है 24,000 वॉचेस हम सेल कर रहे हैं, जिसमें से अगर 20,000 आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, तो 4,000 यूनिट्स जो है, 4,000 यूनिट्स जो है, दैट विल बी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में कहते हैं द कंपनी हैज गेन्ड रेपुटेशन, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ गई, एंड इन द ईयर 2023 नो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट विल हैव टू इनकर्ड इफ द कंपनी सो डिसाइड। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट नहीं आएगी, इसका मतलब आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 24 और 8, 32 लाख रुपए ही रह जाएगी। तो सेकंड पॉइंट में आपकी जो फिक्स कॉस्ट है उसमें एडवर्टीजमेंट निकाल दो, तो फिक्स कॉस्ट आपकी 32 लाख ही रह जाएगी। द सेलिंग प्राइस विल रिमेन अनऑल्टर्ड, 800 रुपए का जो सेलिंग प्राइस है वो 800 ही रहेगा, लेकिन द वेरिएबल कॉस्ट विल हैव टू इंक्रीज बाय 10% टू मेक द फ्लावर वॉसेस मोर अट्रैक्टिव। लेकिन आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट 600 आ रही थी वो 10% से बढ़ के 660 हो जाएगी। इसका मतलब आपको नया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलेगा। सेलिंग प्राइस सेम है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 660 हो गई, तो 800 माइनस 660, 140 विल बी योर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 140 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। कंसीडरिंग द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट एंड नया मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फिर से ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो और जस्टिफाई करो कि क्या हमें एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट कट करनी है कि नहीं करनी। सर फिर से ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल दो। अब आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई 32 लाख, कंट्रीब्यूशन रह गया 140, तो आपको आपका एक नया ब्रेक इवन पॉइंट मिल गया, दैट इज 22857, 22857 यूनिट्स। तो सर ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ गया, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, और ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ने का मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका कम हो जाएगा। 24,000 बेच रहे हो, 22857 आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, तो सर ये अच्छी बात नहीं है। 1143 यूनिट्स जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो फाइनल आंसर ये है कि ये जस्टिफाई नहीं है। इट वुड बी प्रूडेंट टू कट द एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, सर आंसर इज नो। रीजन है क्योंकि आपकी कॉस्ट नो डाउट एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम हो गई, लेकिन इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ रहा है, माल को बेचने के लिए आपको अट्रैक्टिव बनाना पड़ा माल को, जिसकी वजह से वेरिएबल कॉस्टिंग आपकी ज्यादा बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो इस तरीके से आपको 6 नंबर के लिए 2B का ये पार्ट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 फुल्ली डेडिकेटेड फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग, इजी क्वेश्चन था, और इस तरीके के 50 क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में करके जाते हो, तो इसमें नया कुछ भी नहीं था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है वो आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मटेरियल वेरिएंस में से दिया गया, और जो पार्ट बी था वो भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से ही फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में से दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन नंबर 3 है वी कैन से सर फुल्ली डेडिकेटेड टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉर 12 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, ZNB Limited operates a system of standard costing throughout
इट्स डिवीजन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं, कहते हैं द कंपनी प्रोड्यूसेस एन अलॉय बाय मिक्सिंग एंड प्रोसेसिंग टू मटेरियल ए एंड बी। दो मटेरियल ए और बी आप मिक्स करके, दो मटेरियल ए और बी मिक्स करके आप अपना एक मिक्सचर तैयार करते हो, प्रोडक्ट बनाते हो। फॉर मेकिंग 10 kg ऑफ अलॉय द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट आर मटेरियल ए 8 kg, बी 4 kg, रेट है इसका 6 और 4 का। 6 रुपए और 4 रुपए का स्टैंडर्ड रेट आप सोचकर बैठे हो। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर 2023 आपने एक्चुअल में 1000 kg ऑफ फिनिश्ड अलॉय प्रोड्यूस कर लिया, जिसके लिए एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल आपने किया, ए 750 kg का कंजम्पशन था, बी 500 kg का कंजम्पशन था और रेट थे आपके 7 और 5 के। आपको 5 नंबर के लिए ये क्वेश्चन दिया गया और केवल 3 वेरिएंसेस ही कैलकुलेट करने थे, मटेरियल का कॉस्ट, प्राइस और यूसेज। तो सर इसके लिए आपको स्टैंडर्ड और एक्चुअल की जरूरत होती है, तो पहले मैं स्टैंडर्ड लिख देता हूं, उसके बाद एक्चुअल देख लेते हैं कितना कितना है। तो पार्ट 3A, एक रहेगा आपका स्टैंडर्ड और दूसरा रहेगा आपका एक्चुअल। स्टैंडर्ड में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट देख लेते हैं क्या क्या है, और आपको कोई भी मिक्स और यील्ड वेरिएंस तो कैलकुलेट करना है नहीं, अकॉर्डिंगली आपको यहां पे कोई भी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी वगैरह शो करने की जरूरत नहीं है। दो तरीके के मटेरियल ए और बी, आप कह रहे हो 8 kg होगा 10 के लिए, 1000 के लिए कितना होगा वो देख लो। अगर 8 है 10 के लिए तो 1000 के लिए इट शुड बी हाउ मच सर, 8 डिवाइड बाई 10 इंटू 1000 इट शुड बी 800। सिमिलरली मटेरियल बी 4 है 10 के लिए तो 1000 के लिए इट शुड बी 400। एट द स्टैंडर्ड प्राइस 6 एंड 4 आपकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी चाहिए थी दैट शुड बी 4800 एंड 1600, 6400। लेकिन एक्चुअल में आपने कंजम्पशन किया 750 और 500 केजी का, 750 एंड 500 केजी का एट द रेट ऑफ 7 एंड 5, एट द रेट ऑफ 7 एंड 5, तो आपकी एक्चुअल में जो कॉस्ट आई वही 5250 एंड 2500। अकॉर्डिंगली आपकी ये जो टोटल कॉस्ट आई वो आई 7750। क्वेश्चन की डिमांड थी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल दो। फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट 6400, एक्चुअल कॉस्ट 7750। योर फाइनल आंसर इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 1350 एडवर्स। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन की डिमांड है मटेरियल का प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करके दो। फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। सर स्टैंडर्ड प्राइस है 6 रुपए और 4 रुपए, एक्चुअल में आपने पे किया है 7 और 5, मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड है 750 और 500, दैट विल बी योर आंसर। इट विल बी 750 एडवर्स एंड दैट विल बी 4 माइनस 5, ये भी 500 एडवर्स, तो अकॉर्डिंगली टोटल 1250 एडवर्स आ गया। और अगर हम मटेरियल यूसेज वेरिएंस की बात करें थर्ड पॉइंट में, अगर आपको मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट करके देना है तो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800 और 400 थी बट एक्चुअल क्वांटिटी वाज 750 एंड 500, मल्टीप्लाई विद स्टैंडर्ड प्राइसेस वाज 6 एंड 4, तो ये आ गया आपका 300 फेवरेबल, लेकिन ये आ गया आपका 400 एडवर्स, तो नेट आ गया आपका 100 एडवर्स। आप चेक कर सकते हो 1250 एडवर्स ये, 100 एडवर्स ये, टोटल हो गया 1350 एडवर्स, 1350 एडवर्स। बस सर 5 नंबर की वेटेज के लिए क्वेश्चन नंबर 3A का ये सिंपल सा आंसर था। आई होप आप सबने ये सही किया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हम अपनी क्लासेस में ये वाले करके जाते हैं, इवन रिवीजन क्लासेस वगैरह में भी हमने आपको ये क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 3B की तरफ बढ़ते हो तो 3B में आपको फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस का क्वेश्चन यहां पे दे दिया गया, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस का क्वेश्चन दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3B, क्वेश्चन नंबर 3B, टेक्सो लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूजिंग द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, यूजिंग द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल सिस्टम हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2023। आपके पास बजट गिवन था, एक्चुअल गिवन था। बजट था कि 30,000 यूनिट्स आप बनाओगे बट एक्चुअल में आपने 32,500 यूनिट्स बनाई। बजट था 30,000 आवर्स काम करेंगे बट एक्चुअल में आपने 33,000 आवर्स की वर्किंग की। बजट था कि फिक्स्ड ओवरहेड के खर्चे होंगे 45,000 बट एक्चुअल में 50,000 के खर्चे हुए।
बजट था कि 25 डेज काम करेंगे बट एक्चुअल में 26 डेज वर्किंग करी और आपको काफी सारे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस निकालने थे। कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, एफिशिएंसी, कैपेसिटी और कैलेंडर, सारे ही फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस निकालने थे। इसके लिए आप हेडिंग पुट कीजिए सबसे पहले तो 3B और थोड़ा सा डेटा अगर मैं यहां पे लिख लूं ताकि मेरे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाए। बजटेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स। बजटेड रेट, एक्चुअल रेट और बजटेड रेट। तो ये बजटेड ओवरहेड आ जाता है, ये एक्चुअल ओवरहेड आ जाता है और ये आपका रिकवर्ड ओवरहेड आ जाता है। डेटा की मैं बात करूं, क्वेश्चन का 30,000 घंटे का बजट था बट एक्चुअल में 33,000 आवर्स की वर्किंग करी। तो स्टैंडर्ड आवर्स आप निकाल लो। अगर 30,000 घंटे का बजट था 30,000 यूनिट के लिए तो 32,500 के लिए कितना? तो सर 32,500 के लिए 32,500 आ जाएगा। इसके बाद बजटेड ओवरहेड का टारगेट आपका 45,000 था बट एक्चुअल में आपके जो खर्चे आए वो 50,000 के आए। तो अगर 45,000 का बजट था 30,000 घंटों के लिए तो 1.5 पर आवर का बजट था। 50,000 का 33,000 के लिए तो ये रेट आ गया 1.515। और अगर स्टैंडर्ड आवर्स को बजटेड रेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको आपके रिकवर्ड ओवरहेड पता चल जाते हैं 48,750। कर दो सर, कैलकुलेशन कर दो। सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है हमारा रिकवर्ड ओवरहेड माइनस में एक्चुअल ओवरहेड। 48,750 माइनस में 50,000, इट विल बी 48,750 माइनस में 50,000, 1250 एडवर्स, 1250 एडवर्स, 1250 एडवर्स। सेकंड आपको यहां पे कैलकुलेट करना था फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस। सर फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। 45,000 माइनस 50,000, 5,000 रुपए एडवर्स। थर्ड रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में, आपको कैलकुलेट करना था फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है रिकवर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। 48,750 माइनस 45,000, इट इज 3,750 फेवरेबल। इसके बाद फोर्थ रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में, आपको एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करके देना था। सर फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स दैट इज 32,500 माइनस एक्चुअल आवर्स 33,000 मल्टीप्लाई बाय बजटेड रेट 1.5, ये आ जाएगा आपका 750, वो भी एडवर्स। इसके बाद आप पहले कैलेंडर वेरिएंस निकाल लो। कैलेंडर वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल डेज 26 माइनस बजटेड डेज 25 मल्टीप्लाई बाय बजटेड रेट पर डे। सर बजटेड ओवरहेड अगर 45,000 रुपए थे आपके, कितने दिन काम करने की सोच के बैठे थे? 25 दिन। तो एक दिन का बजटेड ओवरहेड था आपका 45,000 डिवाइड बाय 25, एक दिन का था 1800। तो ये जो 1800 है दैट इज फेवरेबल कैलेंडर वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस की बात करोगे तो एक्चुअल आवर्स 33,000 में से माइनस कर दो 30,000 घंटे बजटेड आवर्स के, मल्टीप्लाई कर लो बजटेड रेट 1.5 से और इसमें से माइनस कर दो 1800 जो कैलेंडर वेरिएंस आया वो। तो 33,000 माइनस 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 माइनस में 1800, इट विल बी 2,700 फेवरेबल। सर ये आपका सॉल्यूशन है फॉर क्वेश्चन नंबर 3B। कितनी वेटेज के लिए? 7 नंबर की वेटेज के लिए। तो इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन पेपर ही इजी था मैं कहूंगा। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये जो पार्ट था वो काफी इजी इस बार आपको दिया, क्योंकि पीछे के जो 2 पेपर थे काफी ज्यादा आपके सामने ट्रिकी रखे गए थे। उसके कंपैरिजन में तो ये पेपर बहुत ज्यादा हल्का पेपर इस बार आपसे पूछा गया था। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए में आपको लर्निंग कर्व का 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया और पार्ट बी में आपको बजट एंड बजटरी कंट्रोल का एक 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4A, BOB Limited, an electronics company,
has just completed the manufacture of 20 units of a fire alarm equipment. एक कंपनी है BOB लिमिटेड, इन्होंने 20 यूनिट्स का अभी अभी एक मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट करी है एंड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर एज फॉलोज. इस 20 यूनिट्स के लिए इनकी मटेरियल की कॉस्ट थी 40,000, लेबर ने 400 घंटे काम किया, 30 रुपए पर आवर का रेट, 12,000 रुपए की कॉस्ट आई. वेरिएबल ओवरहेड भी घंटे तो 400 ही रहने, 15 रुपए के हिसाब से 6,000 की कॉस्ट आई. स्पेशल टूल्स है 6,000 की जो रीयूजेबल है. फिक्स्ड ओवरहेड के खर्चे बांट दिए 12,000, टोटलिटी में 76,000 की कॉस्ट आ गई. द कंपनी यूजेज ए मार्कअप टू 25% ऑन टोटल कॉस्ट. कंपनी क्या करती है, अपनी कॉस्ट पे 25% का प्रॉफिट मार्जिन लेती है. एंड द कंपनी रिसीव्ड अनदर ऑर्डर फॉर 60 यूनिट ऑफ फायर अलार्म इक्विपमेंट फॉर विच द कंपनी हैज बीन आस्क्ड टू कोट ए प्राइस फॉर फुलफिल दिस ऑर्डर. कहते हैं कंपनी को 60 यूनिट का ऑर्डर और मिला, उसका प्राइस आपको कोट करना है. 90% लर्निंग कर्व इज थॉट टू बी पर्टिनेंट इन दिस केस. 90% का लर्निंग कर्व मान के चलो. पहली डिमांड है आइडेंटिफाई द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फॉर 20 यूनिट ऑफ फायर अलार्म. तो सर पहला पॉइंट जो है 20 यूनिट का जो आपको प्राइस निकाल के देना है वो आप बहुत इजीली कैलकुलेट करके दे सकते हो. हेडिंग पुट करें 4A. पॉइंट नंबर 1 का अगर मैं शॉर्ट में आपको आंसर दे दूं तो सर 76,000 रुपए आपकी कॉस्ट थी. प्रॉफिट मार्जिन आपको लेना था 75%, तो आपकी जो सेल वैल्यू रहेगी वो रहेगी 76,000 रुपए की कॉस्ट और 20% का प्रॉफिट मार्जिन. तो आप अपना सेलिंग प्राइस यहां पे रखोगे सबसे पहले 91,200 और ये 91,200 जो है दैट इज फॉर 20. तो आपका सेलिंग प्राइस रहेगा 4,560 रुपए का. लेकिन जब आप सेकंड पॉइंट के लिए जाओगे तो कहानी पूरी चेंज हो जाएगी. रीजन कहते हैं एच इज द मिनिमम कोटेड प्राइस पर यूनिट. कम से कम प्राइस बताना है सेकंड ऑर्डर 60 यूनिट ऑफ फायर अलार्म इक्विपमेंट का. तो इसके लिए सबसे पहले तो लर्निंग कर्व अप्लाई कर लो. सर यहां पे यूनिट्स लिखोगे या आप यहां पे बैच भी लिख सकते हो. यहां पे आ जाता है एवरेज टाइम, टोटल टाइम. ठीक है, देखो आप देखोगे कि जब 20 यूनिट थी, मतलब 20-20 यूनिट का ऑर्डर चल रहा है, तो 20 यूनिट जो है जिसको आप एक बैच बोल सकते हो, इसके लिए आपका टाइम 400 घंटे का था. तो 20 से 40 डबल करोगे, 40 से 80, एक से दो बैच हो, एक से दो, ये एक बैच है तो ये दो बैच हो गए और ये फिर आपके 4 बैच हो गए. अगर 90% का लर्निंग कर्व आपका अप्लाई होता है तो अगर ये एक बैच के लिए 400 है तो 400 का 90% 360 और 360 का फिर 90% इट विल बी 324. 401 के लिए तो 400, 360 इंटू 2 720 एंड 324 इंटू 4 इट विल बी 1296. तो जब आप एक बैच कंप्लीट करे थे 400 घंटे का टाइम था, जबकि 4 बैच में आपका 1296 का टाइम है. तो आगे जो आपने 60 यूनिट बनाई है, आगे जो आपने 3 बैच कंप्लीट किए उसमें कितना टाइम लग गया, तो सर उसमें टाइम लग गया 896 आवर्स का. डिफरेंस निकाल दिया मैंने 896 आवर्स का. क्वेश्चन जानना चाहता है बताओ क्या मिनिमम प्राइस कोट करें. तो मिनिमम प्राइस के लिए आप अपनी कॉस्ट शीट शो कर दो. इसके लिए आप अपनी एक कॉस्ट शीट शो कर दो. मैं यहां पे थोड़ा सा रफली जाता हूं, कॉस्ट शीट शो कर दो. सर सबसे पहले मटेरियल की अगर बात करें तो मटेरियल की कॉस्ट 40,000 रुपए थी. 40,000 रुपए थी मटेरियल की कॉस्ट, 40,000 रुपए थी 20 के लिए. तो सर 40,000 थी 20 के लिए, तो अब अपने को 60 और बनानी है. तो 60 के लिए कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपए की कॉस्ट आ जाएगी. इसके बाद लेबर की अगर बात करें तो सर लेबर के घंटे लग गए टोटलिटी में, अभी अभी हमने निकाले 896 आवर्स कंज्यूम हुए हैं इन 60 यूनिट्स के लिए और रेट पर आवर कितना चल रहा है 30 रुपीज का. तो आपकी जो लेबर की कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 26,880. इसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट 15 रुपए पर आवर रहेगी. तो वेरिएबल ओवरहेड की जो कॉस्ट है 896 आवर के लिए 15 रुपए पर आवर के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो सर इट विल बी 13,440. अब ध्यान देना ये जो स्पेशल टूल्स है सर ये रीयूजेबल है. तो जो आपने 20 यूनिट में यूज किए वो आगे भी 60 यूनिट्स के लिए यूज हो जाएंगे, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आएगी.
ये भी फिक्स्ड ओवरहेड अपोर्शन है सर, अपोर्शन खर्चा मिनिमम प्राइस में कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता, ये भी नहीं आएगा। तो सिंपल आपके खर्चे कितना आएंगे, आपकी ये टोटल कॉस्ट है 1,20,000 रुपए की एक कॉस्ट है आपकी, इसके अलावा 26,880 की एक कॉस्ट है, 13,440 की एक कॉस्ट है, आपकी टोटल कॉस्ट है 160,320 कितनी यूनिट्स की, 60 यूनिट्स की। तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट जो आएगी वो आएगी 2672। और क्वेश्चन चाहता है हम प्रॉफिट मार्जिन रखें टोटल कॉस्ट पे 25% का, तो सर इसमें आप अगर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लोगे 25% का, तो 2672 का 25% इट विल बी 668। तो आपका जो सेलिंग प्राइस रहने वाला है वो रहने वाला है 3340। तो इस तरीके से आपको ये 6 नंबर का लर्निंग का होगा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके देना था। और लास्ट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, दैट वाज गिवन फ्रॉम बजट एंड बजटरी कंट्रोल में से। 4B, क्वेश्चन नंबर 4B, बोटोन लिमिटेड इज मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस, ईच स्विच रिक्वायर 3 माइनर सर्किट्स। एक कंपनी है बोटोन लिमिटेड जो स्विचेस बनाती है और हर स्विच में 3 माइनर सर्किट्स लगते हैं, 3, दैट कॉस्ट ₹2 ईच। मतलब एक फिनिश्ड यूनिट को बनाने के लिए 3 यूनिट ऑफ मटेरियल की जरूरत है। द कंपनी हैज प्रिपेयर्ड ए प्रोडक्शन बजट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस बाय क्वार्टर्स फॉर ईयर 2 एंड द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ईयर 3 एज फॉलोज। कंपनी ने अपना प्रोडक्शन बजट बना लिया है कि हमें स्विचेस कितने कितने बनाने हैं, और उसके लिए इन्होंने हमें पूरा जो सेकंड ईयर है इनका और जो थर्ड ईयर है उसका डेटा गिवन है। ईयर 2 का तो हर क्वार्टर का डेटा गिवन है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, और ईयर 3 का भी जो पहला क्वार्टर उसका भी डेटा गिवन है, प्रोडक्शन का डेटा गिवन है। द इन्वेंट्री ऑफ द सर्किट एट द एंड ऑफ ए क्वार्टर मस्ट बी इक्वल टू 20% ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर प्रोडक्शन नीड। ये सर्किट का क्लोजिंग स्टॉक है। देयर विल बी 36,000 माइनर सर्किट ऑन हैंड टू स्टार्ट द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ईयर 2, और ये है आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ सर्किट। क्वेश्चन की डिमांड सिंपल है, प्रिपेयर डायरेक्ट मटेरियल बजट फॉर द माइनर सर्किट फॉर ईच क्वार्टर फॉर ईयर 2। जो सेकंड क्वार्टर है उसमें हर क्वार्टर का आपको मटेरियल बजट बना के देना है। अब मटेरियल में ये नहीं बोला कि मटेरियल कंजम्पशन बनाना है, मटेरियल परचेज बनाना है। मटेरियल परचेज बनाना है तो क्वांटिटी या रुपीज में तो हम पूरा बना देते हैं, मटेरियल का कंजम्पशन भी बना देते हैं, मटेरियल का परचेज क्वांटिटी में भी बना देते हैं, और रुपीज में भी बन सकता है वो भी बना देंगे। यहां पे 6 नंबर की वेटेज तो अच्छी खासी आपको मिल ही रही है। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 4B। रफली अगर मैं जाऊं यहां पे थोड़ा सा, तो सर ये रहा क्वार्टर 1, ये है आपका क्वार्टर 2, ये है आपका क्वार्टर 3, और ये है आपका क्वार्टर 4। प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपको क्वार्टर 1 में प्रोडक्शन करना है 60, 90, 1,50,000 और 1 लाख यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट की बात करें, ये है 60,000, ये है 90,000 यूनिट्स, ये है आपकी 1,50,000 यूनिट्स, और ये रहेगी आपकी 1 लाख यूनिट्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो कंजम्पशन पर यूनिट से। सर एक यूनिट स्विच की बनाने के लिए 3 सर्किट्स की जरूरत है, तो इसका मतलब इतने इतने प्रोडक्शन को करने के लिए आपको जो कंजम्पशन करना पड़ेगा सर्किट का वो करना होगा 1,80,000, 2,70,000, 4.5 लाख और 3 लाख। एक काम और करता हूं, अगले क्वार्टर ईयर 3 का भी पहला क्वार्टर ले लेता हूं जिसमें आपको प्रोडक्शन करना है 80,000 यूनिट्स का। हर एक के लिए 3 सर्किट्स की जरूरत है, तो 2,40,000 सर्किट का कंजम्पशन होने वाला है। कंजम्पशन में ऐड हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन ने कहा क्लोजिंग स्टॉक हमें चाहिए 20% ऑफ द फॉलोइंग, तो 2,70,000 का 20% 54,000, 4,50,000 का 20% 90,000, 3 लाख का 20% 60,000 और 2,40,000 का 20% 48,000। और माइनस हो जाएगा इसमें से ओपनिंग स्टॉक, जो कि क्वार्टर 1 का ओपनिंग स्टॉक तो गिवन था अपने पास 36,000,
बाकी तो हमें पता ही है कि किसी भी क्वार्टर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बन जाता है। सर कर लो जरा, टोटल कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करोगे, आपको आपकी परचेज क्वांटिटी पता चल जाएगी कि सर्किट आपको कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है। 1,80,000 प्लस 54 माइनस 36, इट विल बी 1,98,000। 2,70,000 plus 90,000 minus 54,000, it will be 3,06,000. 4,50,000 plus 60,000 minus में 90,000, it will be 4,20,000. 3 lakh plus 48,000 minus 60,000, it will be 2,88,000. अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन है 2 रुपए का एक सर्किट है 2 रुपए का, एक सर्किट आपका 2 रुपए का, तो यहां पे आपको आपकी परचेज कॉस्ट पता चल जाएगी। इट विल बी, लास्ट वन आ गया 5,76,000, ये आ गया आपका 8,40,000, ये आ गया आपका 6,12,000 और ये आ गया आपका 3,96,000। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। 6 नंबर के लिए आपको मटेरियल बजट बना के देना था ईयर 2 का क्वार्टर वाइज। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, चॉइस में था, तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्किप कर देना चाहिए। एक बार मैं रीड कर दूं यहां पे, तो इसमें 4 गिवन थे ABCD, लेकिन इसमें से आपको केवल और केवल 3 पे ही शॉर्ट नोट लिखना होता है। हर एक की वेटेज 4-4 नंबर की होती है। पहला था आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस लिखनी थी। सेकंड में आपको इंटरफर्म कंपैरिजन की लिमिटेशन लिखनी थी। सी में अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव लिखने थे आपको इंटरकंपनी ट्रांसफर प्राइसिंग के, और डी में आपको कॉन्सेप्ट बताना था परफॉर्मेंस बजटिंग का। 4-4 नंबर की वेटेज थी। बट मेरा सजेशन यही है, सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरी अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th इजीएस्ट क्वेश्चन थे। हर तरीके का क्वेश्चन आपको यहां पे हमने क्लासेस में, इवन रिवीजन क्लासेस तक में इस तरीके के क्वेश्चन आपको करवाए गए थे। तो वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर मैं कहूंगा इस बार जो आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये जो पार्ट 1 था वो पूछा गया था। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो और पार्ट बी की तरफ बढ़ते हो, तो पार्ट बी जो था वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का था, जो कि सेक्शन 3 हो जाता है, क्योंकि सेक्शन 1 और 2 आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कवर हो जाते हैं। इसमें भी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्वेश्चन नंबर 6 कंपलसरी, एक नंबर के 6 एमसीक्यू, एक नंबर के 4 मैच द फॉलोइंग, एक नंबर के 4 ट्रू फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 4 में से 3 अटेम्प्ट करने थे, 3 प्रैक्टिकल थे, 1 थ्योरी था। थ्योरी आप स्किप कर दो, प्रैक्टिकल आप अटेम्प्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए, और उसमें भी पॉइंट नंबर 1 एमसीक्यू क्वेश्चन, क्लाइंटेल इफेक्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, गॉर्डन, रेजिडुअल, ग्राम एंड डॉट या फिर एमएम। सर क्लाइंटेल इफेक्ट इज द रिलेटेड टू मोदी, ग्लाइनी एंड मिलर अप्रोच, MM model. D will be your correct answer. D will be your correct answer. Answer number 6, part A, point number 1, D. Point number 2. Point number 2, the relationship between the seller of the goods and financial firm is best explained by which of the following: lease, factoring, फॉरफिटिंग या हायर परचेज। सर आंसर होगा इसका फैक्टरिंग, बी। सेकंड पॉइंट का आंसर होगा बी। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट दिया गया वो दे दिया आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। करंट एसेट जो है ऑफ बीओटी लिमिटेड 4 लाख रुपए की करंट एसेट है। क्विक रेशियो इनका 1.8:1। इफ द करंट लायबिलिटी अगर 2 लाख रुपए है तो स्टॉक की वैल्यू बताओ। तो इसके लिए आप सिंपली अपना क्विक रेशियो का फॉर्मूला यूज कर सकते थे, करंट एसेट माइनस स्टॉक अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो था 1.8, करंट एसेट थी 4 लाख रुपए की और करंट लायबिलिटी 2 लाख, ये थी 4 लाख
स्टॉक आपको यहां पे कैलकुलेट करके देना था, करंट लायबिलिटी थी आपकी 2 लाख, तो यहां से आप अपना इजीली स्टॉक कैलकुलेट कर सकते थे, जो कि 40,000 कैलकुलेट होके आ गया। 40,000 आपका यहां पे स्टॉक कैलकुलेट होके आ गया। सी विल बी योर फाइनल आंसर 40,000। इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो भी प्रैक्टिकल दिया गया। बोनी लिमिटेड हैज पेड डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर। सर पेड लिखा हुआ है, मतलब ये D0 को इंडिकेट करता है। 10 रुपए का एक शेयर है, लास्ट ईयर 3 रुपए पे किया था, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ रेट है 10%। अगर मार्केट प्राइस 60 रुपए है तो बताओ केई क्या होगा। तो इसके लिए आप केई का फॉर्मूला लगा लो। केई का फॉर्मूला होता है D1 अपॉन में P0 प्लस में ग्रोथ रेट। क्वेश्चन में D0 गिवन है तो D1 को ओपन कर लो, D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट अपॉन में P0 प्लस में ग्रोथ रेट। सर एज पर क्वेश्चन लास्ट ईयर का डिविडेंड 3 रुपए था, इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट की मैं बात करूं तो 10% का ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई P0 था 60 रुपीज का, प्लस ग्रोथ रेट आपका 10%, ये आ जाएगा आपका 0.155, जिसको परसेंटेज टर्म में इंडिकेट करूं तो इट विल बी 15.5%। 15.5%, बी विल बी योर करेक्ट आंसर 15.5%। इसके बाद जो फिफ्थ एमसीक्यू था वो भी प्रैक्टिकल दिया गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में से, कैपिटल बस्टिंग में से। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लो ऑफ ए प्रोजेक्ट फॉर 5 ईयर इज 337,050। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो दे दिया। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.05 हो तो बताओ प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होगी। तो सर इसके लिए सीधा सीधा आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला लग जाएगा। पीआई का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, दैट इज आईसीओ। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपका 1.05 है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अगर आपका 337,050 है, तो यहां से आपको आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो दैट इज प्रोजेक्ट की कॉस्ट पता चल गई। 337,050 डिवाइडेड बाई 1.05, इट विल बी 3,21,000, 3,21,000 रुपए। सी विल बी योर फाइनल आंसर, सी विल बी योर फाइनल आंसर। तो यहां पे आपको 3 प्रैक्टिकल दे दिए और लास्ट एमसीक्यू दिया गया थ्योरी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कम्स अंडर द फॉलोइंग हेड, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंशियल। सर फाइनेंशियल एक्टिविटीज का पार्ट होता है। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो 6 का आंसर होगा आपका सी। तो ये एक एक नंबर के 6 एमसीक्यू पूछे गए, जिसमें 3 प्रैक्टिकल 3 थ्योरी। बिल्कुल बैलेंस्ड पेपर बनाया गया इस बारी और इजी था। 6 के 6 एमसीक्यू आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे और बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। इसके बाद अगर आप पॉइंट नंबर बी की तरफ बढ़ोगे तो एक एक नंबर के 4 मैच द फॉलोइंग आपको यहां पे गिवन थे। क्या थे देख लेते हैं। कॉलम 1 में 4 पॉइंट, कॉलम 2 में 6 पॉइंट, कंफ्यूज करने के लिए। कॉलम 1 में स्टॉक स्प्लिट, स्वेट इक्विटी शेयर, वेंचर कैपिटल और मोदी-ग्लाइनी मिलर हाइपोथेसिस। कॉलम 2 में गिवन आपके पास मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, कॉमर्शियलाइज अनप्रूवन टेक्नोलॉजी। सर वेंचर कैपिटल जो है वो कॉमर्शियलाइज अनप्रूवन टेक्नोलॉजी होती है, तो थर्ड को आप बी के साथ मैच कर सकते हो। थर्ड को आप बी के साथ मैच कर सकते हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सर स्वेट इक्विटी शेयर से रिलेट करते हैं, तो सेकंड को आप सी के साथ मैच कर सकते हो। रेगुलेट द प्राइस ऑफ शेयर, सर स्टॉक स्प्लिट जो है वो रेगुलेट द प्राइस ऑफ द शेयर के साथ आप मैच कर सकते हो, 1 को डी के साथ। थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, सर एमएम हाइपोथेसिस इज थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, आप इसको ई के साथ मैच कर सकते हो। इसका मतलब ए और एफ जो है वो आपके लिए यहां पे इग्नोरेबल थे, इररेलेवेंट थे। तो मैं लिख देता हूं इसका आंसर बी का आंसर पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आप मैच कर सकते हो इनको, डी, सी, बी और ई। इसके बाद जो पार्ट सी था उसमें आपको एक एक नंबर के 4 ट्रू फॉल्स दिए गए।
पहला था लिक्विडिटी रेशियो ऑफ ए कंपनी हेल्प इन डिटरमाइन द कैश पोजीशन ऑफ द कंपनी। सर लिक्विडिटी रेशियो कैश पोजीशन के लिए थोड़ा ना होता है, कैश पोजीशन के लिए तो कैश मैनेजमेंट होता है, कैश बजट बनाए जाते हैं। लिक्विडिटी रेशियो तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए होता है, तो दिस इज द फॉल्स, केवल कैश आप नहीं बोल सकते। फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट आर टेकन एज रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फॉर कैपिटल बजटिंग। सर ऐसा नहीं है, कैपिटल बजटिंग में हम फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं, इवन कैश इनफ्लोज लिया करते हैं, तो ये भी आपका फॉल्स ही होगा। इफ द डिविडेंड पर शेयर रिमेन कांस्टेंट, डिविडेंड पर शेयर कांस्टेंट है और मार्केट प्राइस आपका डिक्लाइन कर गया तो डिविडेंड यील्ड रेशियो बढ़ेगा। डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन में मार्केट प्राइस। अगर डिविडेंड पर शेयर सेम रखोगे और मार्केट प्राइस को कम कर दोगे तो डिविडेंड रेशियो जो निकल के आएगा वो बढ़ के आएगा। बिल्कुल ठीक बात है सर, बढ़ के आएगा, मैथ्स है वो तो ट्रू है। वेंचर कैपिटल इज ए फॉर्म ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग फॉर फंडिंग हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड कंपनी। सर बिल्कुल ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट। तो पहले दो फॉल्स हो गए और लास्ट जो दो है वो आपके ट्रू हो गए। लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। तो ये था आपका 14 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एमसीक्यू मैच द फॉलोइंग एंड ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। नेक्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन 4, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सेक्शन 4 में 4 क्वेश्चन गिवन थे आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, बट उसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 आप अटेम्प्ट करते, जो कि 12-12 नंबर के 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 36 आउट ऑफ 36 मार्क्स आप ला सकते थे, और जो क्वेश्चन नंबर 10 थ्योरी था उसको स्किप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट दिए गए। पार्ट ए दिया गया आपको रेशियो एनालिसिस में से 6 मार्क्स का, और पार्ट बी दे दिया आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में से 6 मार्क्स का। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 क्रिएट किया गया। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 7 की क्या कहानी थी। द फॉलोइंग फाइनेंशियल पैरामीटर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ वर्टेक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। वर्किंग कैपिटल गिवन था 3 लाख रुपए, फिक्स्ड एसेट टू नेटवर्थ 0.75, फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, और पूरे क्वेश्चन में अगर आपको कहीं लॉन्ग टर्म डेट ना दिखाई दे तो नेटवर्थ का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। अदर इक्विटी में यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस था 2 लाख रुपए का, बैंक ओवरड्राफ्ट 60,000 रुपए जो कि करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है, ट्रेड पेबल्स आपको कैलकुलेट करने थे, करंट रेशियो 2.5 है और क्विक रेशियो 1.8। क्वेश्चन में 4 डिमांड थी। सबसे पहली डिमांड थी आपको ट्रेड पेबल्स कैलकुलेट करना है, बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते थे। आपके पास करंट रेशियो गिवन था 2.5, मतलब सिंपल ये है करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी का 2.5 टाइम्स है। तो अगर आप कहते हो करंट लाइबिलिटी आपका x है तो करंट एसेट विल बी 2.5x, और करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी 1.5x जो बचा वो है वर्किंग कैपिटल। और अगर 1.5x वर्किंग कैपिटल 3 लाख के इक्वल है तो x आपकी करंट लाइबिलिटी कितना आ जाएगी, 2 लाख रुपए। और 2 लाख रुपए की करंट लाइबिलिटी में 60,000 रुपए का अगर बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है तो बचा हुआ जो 1,40,000 है वो आपका ट्रेड पेबल्स होगा। कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर रखी है, शो करता हूं आपके सामने। सर करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 3 लाख गिवन है, अगर मैं करंट लाइबिलिटी को x अज्यूम करता हूं तो करंट रेशियो है 2.5, मतलब करंट एसेट विल बी 2.5x। इसको सॉल्व किया तो x कैलकुलेट होके आया 2 लाख, मतलब करंट लाइबिलिटी 2 लाख, जिसका 2.5 गुना आपका करंट एसेट्स है, तो 5 लाख रुपए आपका करंट एसेट है। करंट लाइबिलिटी का एक आइटम आपके पास अलग से गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट 60,000 और ट्रेड पेबल्स पूछा है, तो इसका मतलब 2 ही आइटम है करंट लाइबिलिटी में, बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रेड पेबल। तो 2 लाख में से 60,000 निकाल दोगे, 1,40,000 आपका ट्रेड पेबल्स बच जाएगा। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, 2 नंबर के लिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट में आपको बोला इक्विटी शेयर कैपिटल निकाल के दो। फॉर्मूला है फिक्स्ड एसेट टू नेटवर्थ
जिसको अगर ओपन करके लिखा जाए तो फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, मतलब फिक्स्ड एसेट डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट टू नेटवर्थ आपके पास गिवन था 0.75, फिक्स्ड एसेट को मैंने एक्स अज्यूम कर लिया और वर्किंग कैपिटल आपके पास क्वेश्चन में 3 लाख गिवन थी, इसको सॉल्व किया तो आपको एक्स दैट इज फिक्स्ड एसेट पता चली 9 लाख रुपए की, फिक्स्ड एसेट पता चली 9 लाख की, और डिनोमिनेटर जो नेटवर्थ है फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, तो 9 लाख प्लस 3 लाख 12 लाख रुपए आपका नेटवर्थ है। अब नेटवर्थ के अंदर इन्होंने कहा अदर इक्विटी मतलब रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख है, तो नेटवर्थ में इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस होता है, तो 12 लाख में से 2 लाख रुपए रिजर्व एंड सरप्लस हटा दोगे, आपको 10 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल पता चल जाएगा। दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर 2 मार्क्स। थर्ड रिक्वायरमेंट ज्यादा सिंपल थी। थर्ड रिक्वायरमेंट में आपको फिक्स्ड एसेट पूछा था जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, 9 लाख रुपए आपका आंसर होगा। और फोर्थ पॉइंट भी काफी इजी था, आपको इन्वेंट्रीज बताना था, तो आपके पास क्विक रेशियो था जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक अपॉन में करंट लायबिलिटी। हमारे पास करंट एसेट 5 लाख था, करंट लायबिलिटी भी 2 लाख था, क्विक रेशियो भी था, तो बस बैलेंसिंग फिगर में आपको स्टॉक मिल जाना था, जो कि यहां पे 1,40,000 कैलकुलेट होके आ गया कैलकुलेशन करने के बाद। तो सर ये 4 रिक्वायरमेंट थी सिंपल, ये लास्ट रिक्वायरमेंट भी 1 नंबर के लिए थी, तो 6 नंबर का रेशियो एनालिसिस का इस बार काफी इजी सा आपके सामने क्वेश्चन रखा गया। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 7B की तरफ जाते तो क्वेश्चन नंबर 7B आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में से देखने को मिल रहा था। क्वेश्चन नंबर 7B, ADOL लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। नेट प्रॉफिट था 305, डिविडेंड आपने पेड किया है 95 का, प्रोविजन फॉर टैक्स है 75, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 60, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है 2, बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड 10। तो देखो नेट प्रॉफिट आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। साथ के साथ अगर मैं करता चलूं, जो कि मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन आपके साथ बना रखा है यहां पे, तो अगर साथ के साथ देख लें इसको, तो सर नेट प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले टॉप पे आ जाएगा। डिविडेंड पेड जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी 95, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव में आ जाएगा डिविडेंड पेड 95। इसके बाद प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एड बैक हम कर लेते हैं, तो 75 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस में आइटम आ जाएगा। इसके बाद इनकम टैक्स आपने पेड कर दिया 60 का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में हम इनकम टैक्स पेड कर देते हैं, माइनस कर दो 60 का, माइनस कर दो 60 का। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है 2, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है 2, ध्यान देना लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हम एड बैक कर लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वो तो कर दिया। इसके अलावा इन्होंने कहा बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड है 10, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है 2, बुक वैल्यू थी उसकी 10, तो अगर 10 वाली चीज 2 के लॉस में बेची मतलब 8 लाख रुपए की सेल वैल्यू है, तो सेल वैल्यू ऑफ एसेट इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 8 लाख रुपए सेल वैल्यू ऑफ एसेट आ जाएगा। इसके अलावा डेप्रीशिएशन आप एड बैक कर लेते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 250, एड बैक कर लो 250। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एड बैक हो जाएगा 3 का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। साथ में इन्होंने कहा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड 306 थी, तो 306 का जो माल था 3 के लॉस में बेचा तो 330 रुपए रिसीव हुआ, 330 लाख, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 303 आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट पेड किए 145 इज द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके माइनस कर दो 145 का इंटरेस्ट पेड। इसके अलावा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आप इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आप एडजस्ट करते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्रीज है माइनस कर दो 505, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस कर दो 505। देन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, माइनस हो जाएगा 18, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 18 माइनस कर दो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर इज आल्सो द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, माइनस कर दो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इसके अलावा ओपनिंग और क्लोजिंग कैश तो लास्ट में एडजस्ट किए जाते हैं। बस आप कैलकुलेशन कर लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा 70 पॉजिटिव जिसको ए नाम दे दिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पॉजिटिव आ गया 188 बी नाम दे दिया, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेगेटिव आ गया 240 सी नाम दे दिया। ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग किया तो ये आ गया 18। ओपनिंग कैश आपके पास गिवन था 12 का,
ऐड किया तो क्लोजिंग कैश पे आप पहुंच गए, दैट इज 30। क्वेश्चन की डिमांड यही थी कि कैश फ्लो बताओ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कितना कितना होगा। बस ये सिंपल सा आंसर आपको यहां पे प्रेजेंट करके दे देना था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके भी दो पार्ट रखे, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें से पार्ट ए आपका वर्किंग कैपिटल में से रखा गया और पार्ट बी आपको लेवरेज के टॉपिक में से दिया गया। दोनों की वेटेज ऑफ कोर्स 6-6 नंबर की थी। पार्ट ए देखते हैं सबसे पहले। ए परफॉर्मा कॉस्ट शीट ऑफ बीओएसएम लिमिटेड, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 100 पर यूनिट, लेबर की कॉस्ट 37.5 पर यूनिट, ओवरहेड की कॉस्ट है 75 पर यूनिट, तीनों का टोटल है 212.5। प्रॉफिट ऐड किया, सेलिंग प्राइस आ गया। नॉर्मली प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस की हमारे लिए कोई रेलेवेंसी नहीं हुआ करती क्योंकि हम नॉर्मली कैश कॉस्ट बेसिस यूज किया करते हैं। द कंपनी कीप्स रॉ मटेरियल इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 1 मंथ, वर्क इन प्रोग्रेस ऑन एन एवरेज फॉर 1 वीक and finished goods in stock on an average for 2 weeks. Credit allowed by supplier is 3 weeks and company allows for 6 weeks credit to its debtors. The lag in payment of wages is 1 week and lag in payment of overhead is 2 weeks. The company sells 1/5 of the output against cash and maintains cash in hand and at bank put together 37,500। कैश आप 37,500 मेंटेन करके चलो और कैश में सेल है आपकी 1/5। 1/5 का मतलब होता है 20%, तो क्रेडिट सेल आपकी रहेगी 80% की। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग एस्टीमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीड टू फाइनेंस एन एक्टिविटी लेवल ऑफ 1,30,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। Assume that production is carried on evenly throughout the year and wages and overhead accrue similarly। वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो 80% कंप्लीट लेना है, ऑल रेस्पेक्ट, मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सबके पॉइंट ऑफ व्यू से 80% डिग्री ऑफ कंप्लीशन आप मान के चलो। बस यही क्वेश्चन था, सिंपल कैलकुलेशन। सबसे पहले आप स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाओगे जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना लिया है। 3 कॉलम में पर्टिकुलर्स, कंप्यूटेशन एंड अमाउंट। सबसे पहले आप करंट एसेट लेते हो, उसमें सबसे पहले अगर मैं कैश मेंशन कर दूं तो सर कैश था 37,500 एज इट इज, कॉपी पेस्ट कर दिया। इसके बाद आप स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेते हो, 1,30,000 यूनिट आप बनाने जा रहे हो तो 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, ध्यान देना बाकी पूरा क्वेश्चन वीक में है लेकिन रॉ मटेरियल का पीरियड 1 मंथ है, तो नॉर्मली 1 महीने में 4 वीक माने जाते हैं। 1 महीने में 4 वीक अज्यूम किए जाते हैं। तो सिंपल अगर सारा डेटा वीक्स में चल रहा है तो इसको भी वीक्स में कन्वर्ट कर लो। 1,30,000 इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल वीक कितने होते हैं पूरे साल में 52, तो डिवाइड बाई 52 इंटू 4, 10 लाख रुपए का स्टॉक ऑफ मटेरियल होगा। इसके बाद आप लेते हो स्टॉक ऑफ WIP। सर 1,30,000 यूनिट, 212.5 की कॉस्ट, बट 80% कंप्लीट है तो 80% से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1,30,000 इंटू 212.5 मल्टीप्लाई बाई 80% डिवाइड बाई 52 मल्टीप्लाई बाई WIP का पीरियड 1 वीक है, इट विल बी 45,000। इसके बाद आप स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेते हो, 1,30,000 यूनिट, हर यूनिट पे आप 212.5 की कॉस्ट लगाओगे डिवाइडेड बाई 52 मल्टीप्लाई बाई फिनिश्ड गुड्स का जो पीरियड है 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2। इसके बाद आप लेते हो डेटर्स, 1,30,000 यूनिट, 212.5, लेकिन 80% ही क्रेडिट में होगा क्योंकि 20% कैश में है, डिवाइडेड बाई 52 मल्टीप्लाई बाई डेटर्स का पीरियड है 6 वीक्स, तो ये आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा 25,50,000। इन सबका टोटल करोगे ये आएगा आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, माइनस करेंगे इसमें से करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले क्रेडिटर्स जिससे हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, 1,30,000 यूनिट के लिए 100 रुपए के हिसाब से आप मटेरियल खरीदोगे डिवाइडेड बाई 52 मल्टीप्लाई बाई क्रेडिटर्स का जो पीरियड है दैट इज 3 वीक्स मल्टीप्लाई बाई 3, 7,50,000। इसके बाद क्वेश्चन है का वेजेस का लेग इन पेमेंट रहेगा 1 वीक का, तो 1,30,000 मल्टीप्लाई बाई 37.5 डिवाइड बाई 52 इंटू 1। ओवरहेड की बात करें तो 1,30,000 इंटू 75 डिवाइड बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 2 वीक्स, दैट विल बी आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। तीनों का एडिशन किया, करंट लायबिलिटी आ गई आपकी 12,18,750। अगर आप ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे आपको आपका नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी, दैट इज 34,76,250। दिस वाज द सिंपल क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जाम, दैट वाज 6 मार्क्स। इसके बाद जो आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी,
दैट वाज फ्रॉम लेवरेजेस टॉपिक। सिंपल क्वेश्चन इस तरीके का सेम क्वेश्चन हम आपको क्लासेस में 2 से 3 क्वेश्चन करवा के भेजते हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 7B, द बैलेंस शीट ऑफ TUPL लिमिटेड एज ऑन 31st March 2023 इज एज फॉलोज। इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000, 10 रुपए का एक शेयर है तो मतलब नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करोगे तो 12,000 शेयर्स है। अदर इक्विटी है 40,000 का, 10% लॉन्ग टर्म डेट है 1,60,000, तो 1,60,000 का 10% 16,000 रुपए आप इंटरेस्ट पे करोगे। 80,000 का करंट लाइबिलिटी है, सिमिलरली फिक्स्ड एसेट करंट एसेट, तो टोटल एसेट 4 लाख रुपए की है। क्वेश्चन का द कंपनीज टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज 2, फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन में टोटल एसेट्स, तो अगर 4 लाख आपकी टोटल एसेट है, टर्नओवर रेशियो 2 है, तो 8 लाख रुपए आपकी सेल्स होगी। फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें 2 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 60% होगी, टैक्स का रेट आपको 35% अप्लाई करना है। आपको तीनों लेवरेज निकालने हैं, सबसे पहले तो ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लेवरेज। तो सबसे पहले तो आप टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जहां से आपको सेल पता चल गई 8 लाख रुपए। जैसे ही आपको सेल पता चली, आप स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाना शुरू कर दो, सेल 8 लाख रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट आपका 60% होगी, तो 8 लाख रुपए का 60% 4,80,000, कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी 3,20,000। फिक्स्ड कॉस्ट इसमें से माइनस कर दोगे 2 लाख रुपए, तो 1,20,000 रुपए आपका EBIT आ गया। माइनस कर दोगे आप इंटरेस्ट 1,60,000 का 10%, 16,000 रुपए, तो EBT आ जाएगा आपका 1,04,000। टैक्स माइनस कर दो 35% के हिसाब से, तो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 67,600। स्टेटमेंट आपका कंप्लीट है, फॉर्मूले अप्लाई कर लो। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, 3,20,000 डिवाइड बाय 1,20,000, इट विल बी 2.67। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन में EBT, 1,20,000 डिवाइड बाय 1,04,000, 1.15। कंबाइंड लेवरेज तो ऑपरेटिंग मल्टीप्लाई में फाइनेंशियल होता है, तो 2.67 मल्टीप्लाई 1.15, 3.08। इसके बाद क्वेश्चन की एक सेकंड रिक्वायरमेंट और थी, एसेस द लाइकली लेवल ऑफ EBIT अगर EPS 5 रुपए हो। अगर EPS 5 रुपए हो तो EBIT क्या होगा? तो सर EPS का फॉर्मूला लिख लो। EPS का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते हो EBT आ जाता है, उसमें से टैक्स माइनस करते हो EAT आ जाता है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करके EPS आ जाता है। EPS 5 रुपए रखना है क्वेश्चन के हिसाब से, EPS 5 रुपए रखना है, EBIT निकालना है तो EBIT X ले लिया। इंटरेस्ट 16,000 है, 16,000 लिख दिया, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट 35%। और इक्विटी शेयर्स की बात करें 10 रुपए का एक शेयर, 1,20,000 की कैपिटल, तो 12,000 शेयर्स 12,000। सॉल्व किया तो आपका EBIT कैलकुलेट होके आ गया 1,08,301। 1,08,308 का जब EBIT होगा तो EPS आपका 5 रुपए आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये 6 नंबर का लेवरेजेस का एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करके दे देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9A। क्वेश्चन नंबर 9A आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में से, और क्वेश्चन नंबर 9 का जो B पार्ट है वो आपको दिया गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टॉपिक में से। क्वेश्चन नंबर 9A देखेंगे, एनगोन लिमिटेड इज कंसीडरिंग द परचेज ऑफ ए न्यू कंप्यूटर सिस्टम फॉर इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन विच वुड कॉस्ट ₹35 लाख। एक कंपनी है एनगोन लिमिटेड जो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन के लिए एक कंप्यूटर परचेज कर रही है, कॉस्ट इसकी 35 लाख रुपए की है, तो इनिशियल कैश आउटफ्लो में 35 लाख रुपए परचेज कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर आपका आउटफ्लो होगा। द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन आर एक्सपेक्टेड टू बी ₹7 लाख पर एनम। जब आप एनुअल कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आपको 7 लाख रुपए वहां पे मेंटेनेंस कॉस्ट लिखनी है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द यूजफुल लाइफ ऑफ द सिस्टम वुड बी 6 साल की लाइफ है, एट द एंड ऑफ विच डिस्पोजल वैल्यू जो होगी वो 1 लाख की होगी, तो टर्मिनल में आपको 1 लाख रुपए की रेजिडुअल वैल्यू मिल जाएगी। द टेंजिबल बेनिफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन डिजाइन एंड ड्राफ्टमैनशिप कॉस्ट वुड बी ₹12 लाख पर एनम। सर हर साल हमें 12 लाख रुपए की कॉस्ट की सेविंग होगी। द डिस्पोजल ऑफ यूज्ड ड्राइंग एंड ड्राइंग ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर इनिशियली इज एंटीसिपेटेड टू नेट 9 लाख रुपए। क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन हो आप, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी सारी ड्राइंग ऑफिस इक्विपमेंट वगैरह आपके पास होते होंगे, उसको आप इनिशियली मतलब 0 पीरियड में आप बेच दोगे, तो इससे आपको 9 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में जब आप ये 35 लाख रुपए का परचेज करोगे तो ये 9 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। तो
तो नेट जो इनिशियल कैश आउटफ्लो होगा वो 26 लाख का होगा, 35 माइनस 9। एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये जो 35 लाख रुपए है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली द प्रपोजल वुड अट्रैक्ट ए 100% राइट ऑफ फॉर टैक्स पर्पस। तो पहला ही जो साल होगा उसमें आप 100% का टैक्स से सेविंग ले सकते हो। तो 35 लाख रुपए का 100%, ऑफ कोर्स 35 लाख पे टैक्स सेविंग लोगे। टैक्स का रेट कितना है देख लेते हैं। इसके अलावा द गेन्स अराइजिंग फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ यूज्ड एसेट में बी कंसीडर्ड टैक्स फ्री। ये जो 9 लाख रुपए मिलेंगे इस पे कोई टैक्स पे नहीं करना आपको, वो टैक्स फ्री है। टैक्स का रेट 35% है, तो आपको 35 लाख का 35% जो भी होगा वो टैक्स बेनिफिट देखने को मिलेगा पहले साल में। द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको अप्लाई करना है 12% का। इग्नोर टैक्स ऑन साल्वेज वैल्यू, ये जो 1 लाख रुपए की आपको साल्वेज वैल्यू मिलेगी उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना आपने। कैलकुलेशन शुड बी मेड अप टू 3 डेसिमल पॉइंट तक आपको कैलकुलेशन दिखानी है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपके पास 12% के 6 साल का गिवन है 0.507 और एन्युटी फैक्टर 6 साल के गिवन है 4.111। क्वेश्चन क्या चाहता है, एसेस द एनपीवी इंक्रीमेंटल एनपीवी फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। सर एनपीवी निकाल के दो इंक्रीमेंटल बेसिस पे, और एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर व्हाट वुड योर रिकमेंडेशन टू द कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। केवल 6 नंबर की वेटेज है, आपको बताना है ये कंप्यूटर खरीदे या ना खरीदे। सर इसके लिए आपको सबसे पहले तो इनिशियल कैश आउटफ्लो की जरूरत है। 35 लाख की परचेज कॉस्ट, 9 लाख का इनिशियली रिकवरी है, 26 लाख रुपए आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो होगा। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास ऑलरेडी है क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में से इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया। सर सबसे पहले आउटफ्लो की बात करोगे, कंप्यूटर की कॉस्ट 35 लाख, 9 लाख रुपए की रिसिप्ट है, तो 26 लाख रुपए आपका इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो हो गए। जब आप कॉस्ट सेविंग इंक्रीमेंटल एनुअल कैश इनफ्लोज में जाओगे तो आप कहोगे सर 12 लाख रुपए सबसे पहले मेरे को सेविंग है, 12 लाख रुपए आपको सबसे पहले सेविंग है, 12 लाख रुपए आपको सबसे पहले सेविंग है। इसमें से खर्चे माइनस करोगे तो खर्चों के नाम पे 7 लाख रुपए आपको हर साल खर्चा आएगा, 7 लाख रुपए आपका हर साल का खर्चा आएगा। तो 12 में से 7 चला गया, 5 लाख रुपए आपकी कॉस्ट सेविंग आ गई बिफोर टैक्स। डेप्रीशिएशन तो केवल और केवल एक पहले साल में ही आपको 100% राइट ऑफ कर देना है, तो उसका टैक्स बेनिफिट बाद में लेंगे, कोई डेप्रीशिएशन वगैरह आना नहीं है। तो सीधा सीधा टैक्स माइनस कर दो 35% का, 5 का 35%, 1.75 आपका टैक्स चला गया, तो 3.25 आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया। ये जो 3.25 कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया 6 साल तक आपको मिलने वाला है, तो 6 साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो 4.111 से, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज पता चल जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 13.36, तो 1 आ गया। लेकिन अभी आपने टैक्स बेनिफिट नहीं लिया है 35 लाख का 35%। सर 35 लाख का 35% 12.25, और पहले साल में ये आपको बेनिफिट मिलता है, और पहले साल का फैक्टर होता है 1 डिवाइड बाई 1.12, 12% पे 0.893। तो अलग से आप टैक्स सेविंग शो कर दो, अलग से आप टैक्स सेविंग शो कर दो, जैसे यहां पे किया है। टैक्स सेविंग ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 35 लाख का 35% 12.25, पहले साल का फैक्टर 0.892, तो 9.93 इसकी वैल्यू है। ऐड कर लो दोनों को, 13.36 और 9.93, अगर आप दोनों को ऐड करोगे आपको आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज पता चल जाता है। लेकिन इन्होंने पहले टर्मिनल भी ले लिया, टर्मिनल भी ले लो। सर 1 लाख रुपए आपको टर्मिनल में रिसिप्ट होने वाली है, और लास्ट ईयर का फैक्टर 0.507 है, तो 1 into 0.507 ये भी आपका कैश इनफ्लो होगा टर्मिनल में। तो तीनों वैल्यू ऐड कर लो, तीनों वैल्यू ऐड कर लो, 13.36 भी, 9.93 भी और 0.507, टोटल आ जाएगा 24.797, जिसमें से इनिशियल कैश आउटफ्लो 26 लाख का माइनस करोगे आपको मिलेगा एक नेगेटिव एनपीवी 1.203। और आप खुद ही बताओ क्या नेगेटिव एनपीवी पे आप प्रोजेक्ट दैट इज कंप्यूटर को परचेज करना पसंद करोगे? आंसर इज नो। तो इसका मतलब एनपीवी नेगेटिव है, तो प्रपोजल इज नॉट फाइनेंशियली वायबल। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है 6 नंबर वैसे कम है, 8 नंबर भी वेटेज इस तरीके के क्वेश्चन की हो सकती थी, बट आपके एग्जाम में नॉर्मली 6 नंबर की वेटेज के क्वेश्चन पूछे जाते थे ओल्ड सिलेबस के अंदर, जो कि न्यू सिलेबस में 7 मार्क्स की वेटेज हो गई है। तो सेम क्वेश्चन आप अगर न्यू सिलेबस में देखोगे 7 मार्क्स का पूछा जाएगा।
कॉस्ट एफएम का सॉल्यूशन अपलोड करने के बाद मैं न्यू सिलेबस का जो एफएमबीडीए का पेपर है वो भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जल्द ही हम एफएमबीडीए का सॉल्यूशन भी आपके लिए लेकर आने वाले। ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट ग्रुप का ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं सजेस्टेड आंसर। इसके अलावा ओएमएसएम ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों हम सजेस्टेड आंसर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सजेस्टेड आंसर दिसंबर 2023 की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग ओल्ड न्यू ओएमएसएम ओल्ड न्यू देखने को मिल जाएगा। बाकी भी जितने भी पेपर हम वहां पे अपलोड करेंगे एक ही प्लेलिस्ट में आएंगे, सजेस्टेड आंसर दिसंबर 23 के अंदर। एक एक करके हम पेपर तैयार करते जा रहे हैं और आपको प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जल्दी से कर दीजिए ताकि वो भी अपने आंसर मैच कर सके कि उन्होंने जो एग्जाम में परफॉर्मेंस दी है वो ठीक थी या नहीं थी। और जिन्होंने अभी पेपर नहीं दिए, जून 24 में आपके पेपर है, आपके लिए भी ऑफ कोर्स ये सॉल्यूशन रेलेवेंट है। रीजन, अगर इसी तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया तो आपको पता होना चाहिए सर हाँ इसका सॉल्यूशन ये था। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट जो कि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से एक इजी सा क्वेश्चन दिया गया। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ YAN लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2003 इज एज फॉलोज। और अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि हमारी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, कई बार बच्चे कहते हैं सर आपका आंसर 12 आया, मेरा आंसर 10 आया, मेरा ठीक आपका गलत है। बेटा मैं उनको यही कहना चाहूंगा, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो हमें बताएं, अदरवाइज आप इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर का वेट करें और इंस्टीट्यूट के रिजल्ट का वेट करें, वहीं से पता चलेगा कि आपका आंसर ठीक है कि मेरा। तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल मत होइए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम भी नहीं होते, मैं भी आपको कह रहा हूं अगर मैंने 15 की बजाय 1.5 लिख दिया या फिर 1 की बजाय 2 लिख दिया गलती से, हमें बताएं। तो हम भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, कभी भी गलती इंसान से कभी भी हो सकती है। तो आप एज ए स्टूडेंट इतने ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं कि सर मेरा आंसर ठीक है, आप कहते हो आपका आंसर गलत है। नहीं बेटा, इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। कहीं ना कहीं इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले गिरेगा। तो जिन बच्चों ने ऐसा किया है समझ गए होंगे कि भाई किसके लिए बोला जा रहा है। लेकिन सजेशन यही है बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। प्रोफेशनल एग्जाम है, कहां से कहां गिरा देगा पता भी नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9B, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ YAN लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023 इज एज फॉलोज। ये एक्चुअल में मैं बताऊं होते कौन है, ये कुछ टीचर्स होते हैं या फिर मैं कहूंगा ये कुछ स्टूडेंट होते हैं किन्हीं टीचर्स के, जो कि दूसरे टीचर को गिराना चाहते हैं। मतलब नॉर्मली क्या है, अगर मैं बात करूं शायद ही कोई टीचर होगा इस टाइम पे जिसने कॉस्ट अकाउंटिंग ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस ओएमएसएम ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस के डिटेल्ड सॉल्यूशन जैसे हमने बना के डाले हैं वैसे किसी ने डाले होंगे। अभी तक तो नहीं डाले होंगे, जिस डेट पे हमने यूट्यूब पे डाले हैं तब तक तो किसी ने भी नहीं डाले होंगे। और हम अब बच्चों के लिए ऐसा कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तो वो लोग क्या करते हैं इस तरीके के कमेंट करवाते हैं अपने बच्चों से। लेकिन बेटा हम इन एनी केस हमारी सीरीज नहीं रोकने वाले। हमारी जैसे रिवीजन सीरीज चल रही है चलती रहेगी, टेस्ट सीरीज जैसे हम कंडक्ट कर रहे हैं करते रहेंगे, सजेस्टेड आंसर सीरीज जैसे हम कंडक्ट कर रहे हैं करते रहेंगे। कॉस्ट एफएम का पेपर भी आएगा, इसके बाद एफएमबीडीए भी आएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी सॉल्यूशन लेकर आऊंगा मैं, और फाइनल में एससीएम और एसएफएम भी लेके आऊंगा ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस के लिए, भले ही आप कितने भी कमेंट क्यों ना कर लो यहां पे। क्वेश्चन नंबर 9B, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ YAN लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023 इज एज फॉलोज। इक्विटी कैपिटल 15 करोड़, ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप एट पार, 11% रेट के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 100 ईच, फुल्ली पेड अप एट पार 1 करोड़। अदर इक्विटी की बात करें 20 करोड़, 13.5% डिबेंचर 100 रुपए के अकॉर्डिंगली है अपना 10 करोड़, 15% टर्म लोन है 12.5, टोटल आ गया 58.5। ये कुछ बच्चे इसलिए भी करते हैं, कुछ टीचर्स इसलिए भी करवाते हैं कि लास्ट जो हमने डाला था सजेस्टेड आंसर, आई थिंक जून का था या दिसंबर 23 का था, उस पे 31,000 हमारे व्यूज थे, अच्छे खासे लाइक्स भी थे। तो कहीं ना कहीं क्या है वो हमें डीमोरलाइज करना चाहते हैं, बट ऐसी चीजों से हम डीमोरलाइज नहीं होने वाले। इवन
हम बच्चों के लिए और ज्यादा कुछ लेकर आने की कोशिश करेंगे। द एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर पर शेयर इज 3.6। आपको D1 पता चल गया, एक्सपेक्टेड है। द डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ पता चल गई 7% है। मार्केट प्राइस पर शेयर है 40 रुपीज का। प्रेफरेंस स्टॉक दैट इज प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है आफ्टर 10 ईयर। लाइफ पता चल गई 10 साल की है, रिडम्पशन करना है, बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसका सेलिंग प्राइस P0 75 रखना है। टैक्स का रेट आपको 40% कंसीडर करना है। क्वेश्चन की डिमांड दो छोटी छोटी, पहले पॉइंट में आपको KE और KP कैलकुलेट करके देने हैं और दूसरे पॉइंट में आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो भी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके दे देना है। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 9B। इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने आपके लिए तैयार कर लिया है, तो डिस्कस कर लेते हैं। सर सबसे पहले KE का फॉर्मूला होता है D1 अपॉन में P0 प्लस में ग्रोथ रेट। D1 गिवन है 3.6, D1 गिवन है 3.6 डिवाइड बाय P0 गिवन है 40 रुपए प्लस ग्रोथ रेट 0.07, योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी 16%। सर ये 16% का जो रेट है ये इक्विटी कैपिटल पे भी अप्लाई होगा और अदर इक्विटी पे भी अप्लाई होगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करें, रिडीमेबल है तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस ब्रैकेट में RV माइनस P0 अपॉन में N होल डिवाइडेड बाई RV प्लस NP डिवाइडेड बाई 2। डेटा अगर आप इसमें रखोगे तो 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर 11% रेट है तो 100 का 11% 11 प्लस 100 रुपए का है तो रिडीम्पशन वैल्यू नहीं गिवन है 100 रुपए लेंगे माइनस P0 75 डिवाइडेड बाई लाइफ 10 इयर्स होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे आपको आपका KP मिलेगा 0.1543 दैट इज 15.43%। यहां पे KD की अगर मैं बात करूं तो 13.5 पूछा नहीं है बट 13.5% है, तो इसको अगर आप 13.5 है, अगर आप इसको नेट ऑफ टैक्स करोगे -40% तो आपका KD का रेट आ जाएगा 0.081 दैट इज 8.1% और 15% जो है वो 40% के बाद आ जाएगा आपका 9% का रेट दैट इज 0.09। ये मैंने क्यों निकाल दिया यहां पे, क्योंकि WACC निकालना है। बनाओ स्टेटमेंट ऑफ WACC। स्टेटमेंट ऑफ WACC हमेशा 5 कॉलम में बनता है, सोर्सेज अमाउंट वेट COC W इनटू COC। कॉपी कर लो डेटा क्योंकि क्वेश्चन है बुक वैल्यू के बेसिस पे जाना है हमें। तो यहां पे सबसे पहले तो ये जो 5 सोर्सेज है कॉपी करो। इक्विटी कैपिटल 15 करोड़, 11% प्रेफरेंशियल कैपिटल 1 करोड़, अदर इक्विटी 20, 13.5% डिबेंचर 10 करोड़, 15% टर्म लोन 12.5 करोड़। इसका टोटल कर लिया 58.5 आ गया। वेट्स निकाल लो इंडिविजुअल अमाउंट को टोटल से डिवाइड करके 15 डिवाइड बाई 58.5, 1 डिवाइड बाई 58.5, 20 डिवाइड बाई 58.5, 10 डिवाइड बाई 58.5, 12.5 डिवाइड बाई 58.5। आपको वेट्स पता चल जाएंगे जिसका टोटल हमेशा 1 होता है। COC में कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखो, इक्विटी के सामने कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखो दैट इज 0.16, प्रेफरेंशियल कैपिटल के सामने KP लिखो 0.1543, इक्विटी वाला रेट अदर इक्विटी में आ जाएगा। डिबेंचर्स और टर्म लोन का रेट मैंने यहां पे रफली आपको कैलकुलेट करा दिया, जो एग्जाम में आप दिखा के आ जाना। जस्ट मल्टीप्लाई करके टोटल करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा दैट इज नॉन एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट FM का इस बार ये जो प्रैक्टिकल पोर्शन था काफी ठीक था, इजी था, क्योंकि पिछले जो 2 पेपर थे उसमें कॉस्ट एंड FM के पेपर को कुछ ज्यादा ही ट्रिकी बनाने की कोशिश की गई थी। तो इस बार एक नॉर्मल एक एवरेज पेपर था, जो बच्चे पढ़ के गए आराम से अटेम्प्ट कर पाए होंगे, अच्छे मार्क्स भी लेकर आएंगे। जो नहीं पढ़ के गए देखो उनका तो कुछ हो नहीं सकता। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था थ्योरेटिकल क्वेश्चन नंबर 10 चॉइस में था। सजेशन तो यही रहता है हमारा कि स्किप करके चलो, बट फिर भी एक बार मैं रीड कर देता हूं क्या पूछा था। तो 4 नंबर के 3 शॉर्ट नोट आपको अटेम्प्ट करने थे, 4 में से कोई भी 3। इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरफिटिंग लिखना था, रिसीवेबल मैनेजमेंट में मिल जाता है। आइडेंटिफाई द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल के कॉन्सिक्वेंस बताओ, वर्किंग कैपिटल के चैप्टर में मिल जाता है। अपेंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन सर कैपिटल बस्टिंग के टॉपिक में मिल जाता है। और इनिमरेट द एजम्पशन ऑफ बाउमल मॉडल कैश मैनेजमेंट में आपको देखने को मिल जाता है। तो इन 4 में से कोई भी 3 शॉर्ट नोट आपको अटेम्प्ट करने थे, 4 नंबर इसकी वेटेज थी। बट मेरा सजेशन तो हमेशा ही है गो फॉर प्रैक्टिकल। इन प्रैक्टिकल पेपर कम से कम तो प्रैक्टिकल के लिए जाओ, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो MCQ वगैरह में तो मार्क्स वैसे भी डिडक्ट नहीं होते, ठीक है तो ठीक है, और गलत है तो देखो कैसे मार्क्स मिल जाएंगे। बट प्रैक्टिकल में तो कम से कम अटेम्प्ट करके मार्क्स मत कर पाओ, क्योंकि थ्योरी अटेम्प्ट करोगे तो पूरे में से पूरे मार्क्स मिलना बड़ा मुश्किल सा रहता है। तो ये था आपका जो दिसंबर 2023 में
सीएमए इंटर ओल्ड सिलेबस 2016 का जो कॉस्ट एंड एफएम का पेपर था, उसका आज हमने डिटेल्ड में यहां पे सॉल्यूशन डिस्कस किया। अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, क्योंकि सजेस्टेड आंसर सीरीज हमारी चल रही है। अभी एफएमबीडीए का पेपर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर आना बाकी है इंटर लेवल के लिए। फाइनल में एससीएम और एसएफएम ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों के पेपर के सॉल्यूशन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। मार्च में जिन बच्चों के एग्जाम जून 2024 में है, उनके लिए मार्च में हम रिवीजन सीरीज लेकर आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू। जब इंस्टीट्यूट एमटीपी रिलीज करेगी, एमटीपी सीरीज लेकर आएंगे यूट्यूब चैनल के थ्रू। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज्वाइन करके छोड़ दीजिए। मार्च में हम आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज कंडक्ट करने वाले हैं। लास्ट अटेम्प्ट में भी दिसंबर 2023 में भी हमने किया था, जून 24 के लिए भी हम करने वाले हैं। इवन और ज्यादा टेस्ट के साथ करने वाले हैं। अगर हमने पहले 10 टेस्ट लिए थे तो इस बार 15 लेंगे। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारा भी कॉन्फिडेंस इससे बिल्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।